मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक ट्वीट किया और ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज की जल संधि अब व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दी गई है। इसे ईरान और अमेरिका के बीच किसी बड़ी डील का पहला और सबसे स्पष्ट सिग्नल माना जा रहा है। लेकिन क्या ये शांति इतनी आसान है? क्योंकि असली पेच फंसा है उस न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु धूल पर, जिसे लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान अपने पहाड़ों के नीचे दबे उस संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने पर राजी हो गया है, जो परमाणु बम बनाने के काम आता है। दूसरी तरफ तेहरान के तेवर अभी भी कम नहीं हुए। ईरान का सरकारी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप हवाई किले बना रहे हैं। उन्होंने एक कहावत का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ठीक उसी तरह सपने देख रहे हैं जैसे कोई ऊंट रेगिस्तान में कपास के बीज खाने के सपने देखता है, यानी वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान अपनी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप यानी यूरेनियम को ट्रंप की टेबल पर रख देगा? अगर समझौता हुआ तो 440 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम पहाड़ों के सीने से बाहर कैसे निकलेगा? क्या इसके लिए अमेरिका की स्पेशल टीम इस्फहान के पहाड़ों में दाखिल होगी? क्या परमाणु धूल से शांति का फूल खिलेगा या फिर ये जंग की नई शुरुआत है? रॉयटर्स और अल जजीरा की इन रिपोर्ट्स के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या ट्रंप की डील ईरान को कबूल है? क्या यूरेनियम पर बड़ा फैसला हो गया? क्या वो न्यूक्लियर डस्ट ट्रंप की टेबल पर होगी? जब ईरान और अमेरिका दोनों अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जब एक दूसरे को महायुद्ध के नए राउंड की धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर निकले, सूट बूट और टाई पहनकर मीडिया के कैमरों के सामने आए। तेज धूप में ईरानी पहाड़ों के नीचे छिपे उस यूरेनियम पर ब्रेकिंग न्यूज दे दी, जिसे लेकर अभी तक ना तो ईरान झुका है, ना ही अमेरिका पीछे हटा है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान उन्हें न्यूक्लियर वेपन वाला यूरेनियम देने को राजी हो गया है। डील हो ही गई समझो, और अगर नहीं हुई तो जंग जारी रहेगी। So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. यानी ट्रंप एक ही बयान में एक बार फिर दोनों बातें कह गए। सीज फायर बढ़ सकता है, जंग भी हो सकती है, और न्यूक्लियर बम का मसाला मिल सकता है। तो क्या घूम फिर कर बात ईरान के यूरेनियम पर आ चुकी है, या फिर वाकई तेहरान के तेवर ढीले पड़े हैं? आखिर ट्रंप को ईरान की तरफ से क्या पैगाम मिला, ये समझने से पहले तेहरान में सरकारी मीडिया के लिए रिपोर्टिंग करने वाले राशिद नकवी का ये बयान सुन लीजिए। क्लियर हो जाएगा कि ईरान की चाहत क्या है और ट्रंप के सपने कहां तक उड़ान भर रहे हैं। ईरान ने एनपीटी को साइन किया हुआ है, और एनपीटी के अंदर जो हकूक ईरान को हासिल हैं वो ईरान उन्हीं का मुतालबा करता है, उससे इजाफी तो कुछ चाह नहीं रहा। जब एक इंटरनेशनल लॉ, एक आलमी मुआहिदा जिस बात की इजाजत देता है, तो अमेरिका कौन होता है कि उसमें रुकावट डाले? तो बुनियादी तौर पे ईरान का मुतालबा ये है कि आलमी इदारों की तरफ से जो एनपीटी मुआहिदे के अंदर इन्हें सहूलियात हासिल हैं वो ईरान को हासिल होनी चाहिए। अब ये है कि जो इनके पास यूरेनियम 60% मौजूद है और कई किलोग्राम की सूरत में मौजूद है, उसके बारे में बहस हो रही है कि उसको डाइल्यूट किया जाए या उसको किसी दूसरे मुल्क में भेजा जाए। शायद इस पे बहस चल रही है। ईरान ने तो कभी भी दावा नहीं किया, ना उसकी ख्वाहिश है कि वो एटम बम बनाना चाहता है। वो तो जब आलमी एटमी मुआहिदा खराब हुआ, टूटा, तो उसके नतीजे में इन्होंने 60% अफसुदा की है, वरना उनका तो प्रोग्राम ही नहीं था 60%। ये तो
पहले आलमी एटमी मुआहदे के मुताबिक उस सतह को जिसमें एटमी मुआहदे ने इनको इजाजत दी थी 0.3% कुछ था, उस हद तक ये आमादा थे। फिर बात थोड़ी सी तलखी हुई तो 20% पे चला गया, फिर 60% पे है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका की तरफ से ये जो मीडिया में बयान आ रहे हैं कि 0% यूरेनियम अफसूदगी की बात चल रही है, तो ये ऐसा नहीं है। जो 5 साल वाली भी है वो भी हुई है कि जो पुरान टेक्नोलॉजी की लिए जरूरत है उतनी की वो ईरान कहता है कि हम 5 साल के लिए तो अभी करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ईरान कुछ कदम आगे आया और अमेरिका भी अड़ियल रुख से थोड़ा पीछे हटा। लेकिन क्या वाकई अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 साल के लिए टालने को तैयार होंगे, या फिर जिद पकड़कर बैठेंगे कि हमें पूरा का पूरा 440 किलो संवर्धित यूरेनियम ही चाहिए, उससे 1 ग्राम भी कम नहीं। They're not doing any business. They're unable to do any business because of the blockade. And so the combination of having no Navy, having no Air Force, having no anti-aircraft equipment, they have nothing. Everything is gone, including their leaders. Now they have a new set of leaders, and we find them very reasonable. And Mr. President, on the 20-year minimum to stop enriching uranium, would you? Well, we haven't agreed to any. acceptable We to you? haven't Would that be agreed to any. acceptable to you? So is that the sticking point? What we have is we have a statement, very powerful statement, that they will not have beyond 20 years, that they will not have nuclear weapons. That's beyond. There's no 20-year limit. यानी ट्रंप किसी तरह की विंडो नहीं देना चाहते। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम 20 साल तक अलमारी में बंद रहे और फिर एक दिन उसे निकालकर एटम बम की तरफ बढ़े। मगर ईरान क्या चाहता है? क्या वो इसके लिए तैयार है? जब तक सरकारी जवाब आता, ईरानी कमांडर का एक और बयान वायरल होने लगा, जिसमें वो ट्रंप की तुलना फिर हिटलर से करते दिखे। उन्हें हमारी सभी 10 शर्तें माननी होंगी और वो फिर पीछे हट जाएंगे, और जाहिर है कि वो युद्ध का मैदान छोड़कर भागेंगे और कहेंगे कि देखो ट्रंप ने कितनी बहादुरी का काम किया। वैसे इसकी भी कोई संभावना नहीं है कि ट्रंप में हिटलर जैसी कुव्वत है। जब हिटलर हारा था तो उसने आत्महत्या कर ली थी। इसमें समस्या क्या है? जब आप हार गए तो हार स्वीकार करिए। हालांकि एक ऑप्शन और है कि अमेरिका में हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि अमेरिकी खुद ट्रंप को पकड़कर जेल में डाल देंगे। सोचिए, इस तरह के तो बयान ईरान से आ रहे हैं, वो भी उनसे जो ईरान के रहबर मुज्तबा खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप डील और युद्ध खत्म होने की बातें कर रही हैं। तो क्या ये वन साइडेड एफर्ट है, या फिर वाकई अभी शांति बहुत दूर है? क्या वाकई न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली धूल सीज फायर की फूल खिलाएगी, या युद्ध का शूल चुभता रहेगा? हालांकि इसी दौरान रॉयटर्स ने खबर दी, कहा अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल टॉक्स में प्रगति हुई है। दोनों के बीच एक समझौता हो सकता है और 60 दिनों में पूरी तरह बात बन सकती है। सैद्धांतिक तौर पर दोनों पक्ष डील के लिए मान चुके हैं, अब सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स आनी बाकी है। If America is satisfied with Iran's explanations on the nuclear issue, so it has to be linked to the lifting of sanctions against Iran. Similarly, I think Iran should also come up with some kind of a satisfactory explanation about its proxies in the region, say in Iraq, in Syria, in Lebanon, and also its role with Hamas and Houthis in Yemen. This needs to be resolved. हालांकि जहां तक ईरानी यूरेनियम का सवाल है, तो इसे लेकर अलग अलग थियरी सामने आई। रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका खुद ईरानी पहाड़ों के नीचे से निकाल सकता है। इसके लिए स्पेशल टीम तैयार कर चुका है, उसकी ट्रेनिंग तक हो चुकी है, और इसी टीम की निगरानी में वो इस्फहान के पहाड़ों के अंदर से यूरेनियम निकाल सकता है। लेकिन फिर रूस ने भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान चाहे तो हम ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। बहरहाल IAEA की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास कुल मिलाकर करीब 5 से 6 टन के बीच एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। हालांकि ये इतना एनरिच्ड नहीं है कि इससे परमाणु हथियार बन सके। प्राकृतिक यूरेनियम में काम का हिस्सा बहुत कम होता है, इसीलिए उसे मशीनों के जरिए शुद्ध किया जाता है। इसी प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं।
अभी 440 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम को 60% तक एनरिच्ड किया जा चुका है। अगर ये एनरिचमेंट 60% तक कर लिया गया तो इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ईरान पर परमाणु कार्यक्रम सीमित करने और एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाते रहे हैं। ट्रंप की बातें सुनेंगे तो फिर दो मतलब दिखेंगे। युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन सीज फायर के आगे युद्ध के बादल मंडराते नजर भी आ सकते हैं। I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. It was perfect. I mean, it's perfect. Did you see where I did a list last week? 17 years in Vietnam and 5 years in Afghanistan and more, much more than that, and all these different places. And I said, we were in there for 2 months. And you know what? We're going to have victory very shortly. This is not... And against a very tough, smart country. These people were fighters. कभी ईरान को लवली कंट्री कहते हैं तो कभी कहते हैं सभ्यता मिटा दूंगा, स्टोन एज में भेज दूंगा। ट्रंप के बयान ईरान को लेकर पल पल बदलते हैं। शायद ये भी एक वजह है कि ईरान का डेलीगेशन पीस डील को लेकर अमेरिका पर उस तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा जैसी सिचुएशन 2 साल पहले थी, क्योंकि बातचीत के बीच में ही ईरान पर 2 बार हमले हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वॉशिंगटन के पोस्टमैन बन गए? दरअसल मिडिल ईस्ट में सीज फायर की केमिस्ट्री इतनी उलझ गई है कि अब डॉलर की जमीन तलाश रहा पाकिस्तान इस आग में कूद पड़ा है। जनरल मुनीर तेहरान के बंद कमरों में सीज फायर की पहेलियां सुलझा रहे हैं, तो उधर वॉशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। ट्रंप ने कैमरे पर आकर मुनीर की तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि दुनिया दंग रह गई। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर डील इस्लामाबाद में हुई तो वो खुद पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन तेहरान को ये मुनीर प्रेम रास नहीं आ रहा। ईरान ने मुनीर को ट्रंप का डाकिया तक कह दिया है। ईरान का साफ कहना है कि ट्रंप आसमान में हवा महल बना रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ उनके संदेश ढो रहा है। तो क्या वाकई पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल करके ट्रंप एग्जिट रूट तलाश रहे हैं? क्या ये मुनीर की तारीफें मुफ्त में है या फिर इसके पीछे टिश्यू पेपर डिप्लोमेसी का कोई पुराना अमेरिकी खेल है? क्या चीन के निवेश और ईरान के स्वाभिमान के बीच पाकिस्तान खुद को अमेरिका के हाथों गिरवी रख चुका है? तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक मचे इस डिप्लोमैटिक घमासान की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। सीज फायर पर सुपर पावर का प्लान ट्रंपिस्तान क्या है? बारूद की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, शांति चाहते हो तो युद्ध की तैयारी करो। जब ईरान हॉर्मुज खोलने की बात कर रहा है, ऐलान कर रहा है, उस वक्त भी यूएस सेंट्रल कमांड कह रही है हमारी सेना मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच अमेरिका ने यह भी कह दिया कि उसके पास 500 फाइटर प्लेन इसी इलाके में मौजूद हैं जो किसी भी वक्त सिचुएशन के हिसाब से फैसला ले सकते हैं, ईरान की तरफ उड़ान भर सकते हैं। लेकिन क्या 500 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का यह जमावड़ा ईरान को डराने के लिए काफी है? शायद नहीं, क्योंकि जवाब ईरान की तरफ से भी उतना ही तीखा आया। ईरान की एक्सपीडेंसी काउंसिल के सदस्य ने एक ऐसा दावा किया जिसने युद्ध के जानकारों के कान खड़े कर दिए। जिस वक्त अमेरिका मिडिल ईस्ट में पावर पोस्चरिंग कर रहा था, तब एक बार फिर ईरान में उसकी मिसाइल सिटी अंडरग्राउंड बारूद लोक के वीडियो रीपोस्ट हो रहे थे। मगर सवाल है क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान के जिन साइट्स को लेकर अमेरिका दावा करता था कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया, बर्बाद कर दिया, वो फिर से टॉकिंग पॉइंट बन रही है। ये समझने के लिए आपको ईरानी नेता मोहम्मद रेजा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि इस बयान ने एक बार फिर ईरान की मिसाइल पावर पर
नए सिरे से बहस छेड़ दी है। वक्त था जब अमेरिकी हमसे कहते थे कि तुम अपनी मिसाइलों की रेंज कम कर दो, और हम ये बात बेहद संजीदगी से कह रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी मिसाइलों की आधिकारिक रेंज 2200 किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास इससे भी लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। यानी ईरान कह रहा है कि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइल है। सवाल है कि अगर ऐसा है तो इसकी रेंज कितनी है? क्या ईरान की मिसाइलों की जद में अमेरिका तक है? क्योंकि अमेरिका तो मानता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को सालों पीछे कर दिया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम वाली साइट्स को रिपेयर कर रहा है, और अमेरिका एक बार फिर इसी आधार पर ईरान को धमकाने लगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि आपके मिसाइल प्रोग्राम पर हमारी नजर है। Which is where we'll start with a message to Iran's military leadership, to the KH leadership and IRGC leadership. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. While you are digging out, which is exactly what you're doing, digging out of bombed out and devastated facilities, we are only getting stronger. You are digging out your remaining launchers and missiles with no ability to replace them. अमेरिका की चिंता लाजमी है, क्योंकि ईरान सीना ठोक कर कहता है कि हमारा बारूद लोग भरा हुआ है। सवाल है ईरान के पास कितनी सुपरसोनिक मिसाइलें बची हैं? ईरान के मिसाइल पावर की रेंज कितनी बढ़ चुकी है? ईरान की मिसाइल अमेरिका को टारगेट कर सकती है? क्या ईरान ने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बना ली? ईरान कहता रहा है कि 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद से ही वो लगातार लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा था, और इसी हिसाब से अपने मिसाइल पावर को अपग्रेड करता रहा। खुर्रम शहर के बाद रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने कुछ दिन पहले अपने मिसाइल जखीरे से सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान अपनी इस मिसाइल को आशुरा कहता है, और इसका दूसरा नाम सिजिल-2 है। बताया जाता है कि ईरान की ये मिसाइल 7 मिनट में तेल अवीव पहुंच सकती है। मध्यम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, यानी इजराइल समेत पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हमले करने में सक्षम है। इसमें 700 से 1000 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो पारंपरिक या परमाणु भी हो सकता है। बात सिर्फ आशुरा मिसाइल की नहीं है, बात उस आशंका की है जिसके सच होने का डर अमेरिका और इजराइल दोनों को है। जब ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर थे, तो अमेरिका कहता था कि वो किसी कीमत पर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह शून्य कर दे, लेकिन ईरान जिद पर अड़ा रहा और अमेरिका मिसाइलों की बौछार को काउंटर करता रहा। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका ईरान के सीक्रेट वेपन्स, उसके गुप्त हथियारों का शायद अंदाजा नहीं लगा पाया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास 17 किस्म की अलग अलग रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं। सबसे लेटेस्ट मिसाइलों में ईरान के जखीरे में खुर्रम शहर, गद्र और सिजिल जैसी मिसाइलें हैं। बताया जा रहा है कि इसके अलावा ईरान के पास 2500 किलोमीटर की रेंज वाली सौमार मिसाइल भी मौजूद है। सवाल है कि क्या ईरान के पास वो मिसाइल भी है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि सीज फायर हो ना हो, आगे जिस तरह की सिचुएशन होगी, ईरान के हथियारों की ताकत से दुश्मन को सरप्राइज मिलता रहेगा। ईरानी सेना के मुताबिक उसके पास एक और एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है, जो बहुत जल्द दुनिया को दिखाई जाएगी। तो क्या ईरानी नेता इस क्रूज मिसाइल की बात कर रहे थे, या फिर कोई और अस्त्र बंकर में छिपा है? कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोत, जिसे समंदर का अजेय किला कहा जाता है, उसे कुछ विद्रोहियों के डर से अपना रास्ता बदलना पड़ा। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक हथियार यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश इस वक्त समंदर में एक ऐसा चक्कर लगा रहा है जिसने वॉशिंगटन की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल होने के लिए आ रहे इस बड़े बेड़े को
स्वेज नहर के रास्ते आना था। लेकिन हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के खौफ ने अमेरिका को स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ अमेरिका दुनिया का सुपर पावर होने का दम भरता है और दूसरी तरफ हूतियों के डर से उसका सबसे बड़ा बेड़ा लाल सागर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अब ये बेड़ा पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते 6000 मील का लंबा चक्कर लगाकर आ रहा है। क्या ये अमेरिकी नौसेना का सरेंडर है या फिर हूतियों ने समंदर की बिसात पर सुपर पावर को चेकमेट कर दिया है? 31 मार्च 2026 CVN 77 निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश अपने होम पोर्ट नॉरफॉक वर्जीनिया से ईरान के समंदर के लिए आगे बढ़ा। इसके साथ साथ इसके स्ट्राइक कैरियर ग्रुप के 3 आर्लेई बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर भी रवाना हुए। USS रोज, USS डोनाल्ड कुक और USS मैसन। ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में मदद करने के लिए निकला है। 28 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू होने के बाद युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाला तीसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर या आप समुद्री किला कह सकते हैं। जहां USS अब्राहम लिंकन पहले से ही हिंद महासागर और अरब सागर में तैनात है और USS जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का सबसे उन्नत कैरियर पूर्वी भूमध्य सागर में लॉन्ड्री रूम में लगी आग और बंद शौचालयों जैसी समस्या से जूझ रहा था। ऐसे में उम्मीद थी कि USS जॉर्ज बुश ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत सीधे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। और जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकेबंदी का ऐलान किया। अमेरिकी युद्धपोत के साथ जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा डर छिपा नजर आया है। आमतौर पर पश्चिम एशिया जा रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सामान्य रास्ता होता है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, भूमध्य सागर, स्वेज नहर और बाब अल मंडेब स्ट्रेट। लेकिन इसके बजाय अमेरिका के दूसरे सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके स्ट्राइक ग्रुप ने 15वीं सदी का रास्ता अपनाया है। वो रास्ता जिसे कभी वास्को डी गामा ने अफ्रीका के सिरे से गुजरने के लिए इस्तेमाल किया था। अफ्रीका के हॉर्न का चक्कर लगाते हुए अब जहाज पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है ये कदम लाल सागर और बाब अल मंडेब में मौजूद हूती लड़ाकों के खतरे से बचने के लिए लिया गया है। बाब अल मंडेब जो अब पश्चिम एशिया का नया संभावित चोक पॉइंट बन गया है, ये तब हुआ है जब हूती विद्रोही होर्मुज जलडमरूमध्य के चारों ओर कथित तौर पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के खिलाफ अपने हमले कर रहे हैं। जहां राष्ट्रपति ट्रंप चीन से ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को स्थायी रूप से खोल दिया, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी नौसेना ईरान के पास समंदर में हूती खबरों के आगे झुकती नजर आई है। ये तब हुआ है जब उसी समुद्री इलाके में पहले से ही 15 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक जहाज भी मौजूद हैं। लंबे रास्ते की वजह से अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अनुमान के मुताबिक स्वेज नहर के बजाय वैकल्पिक मार्ग चुनने से USS जॉर्ज बुश को लगभग 3500 नॉटिकल मील यानी करीब 6500 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। इसकी वजह से मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 10 से 15 दिन अतिरिक्त लगेंगे। करीब 60 से 90 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त खर्च बढ़ा है, यानी औसतन 7000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन 200 अरब डॉलर की युद्धकालीन फंडिंग के लिए संघर्ष कर रहा है। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है? उसके पीछे है लाल सागर में हूती लड़ाकों का भीषण खतरा। खास बात यह है कि अब भी ये साफ नहीं है कि USS जॉर्ज H.W. बुश की भूमिका क्या होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक USS बुश या तो USS फोर्ड को उसके अब तक के सबसे लंबे डिप्लॉयमेंट से राहत दे सकता है जो समंदर में फंसा हुआ है, या फिर अरब सागर में USS लिंकन की मदद कर सकता है। लेकिन इसके लंबे रास्ते ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो सुपर पावर अपने जहाजों को सुरक्षित बचाने के लिए हूती लड़ाकों से भी बचने की कोशिश कर रहा है, क्या वो होर्मुज को ईरान से आजाद करा पाएगा? क्या ये इतना आसान है? ऐसे सवालों के पीछे हैं हूती लड़ाके, जिनके बारे में कहा जाता है कि उसे ईरान ने ही अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया था।
ईरान पर हमले के समय हूती लड़ाकों ने अमेरिका को धमकाया भी था। हूती लड़ाकों की धमकी अमेरिका अच्छे से समझता है। इसके पीछे यमन से सटे लाल सागर में हूती लड़ाकों का सैन्य चक्रव्यूह। हूती अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो कैसे, आपको मैप से समझाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने युद्धपोत का रूट ही बदल दिया। यमन के समुद्री हिस्से में हूती बहुत ताकतवर है। ये समंदर है लाल सागर। लाल सागर में हूती उसी तरह से हथियारों से लैस हैं, जैसे होर्मुज स्ट्रेट और आसपास ईरान मजबूत है। हूतियों ने भी लाल सागर में हथियार तैनात कर रखे हैं। खास बात यह है कि लाल सागर में होर्मुज की तरह ही बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। अगर हूती आक्रामक हुए तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट को हूती भी जाम कर सकते हैं, जहां से अमेरिका और तमाम दूसरे देशों का तेल जाता है। हूती ईरान विरोधी राष्ट्रों के तेल जहाजों और गैस टैंकर्स को यहां निशाना बना सकते हैं। देखिए, जंग कोई भी हो, जख्म गहरे देती है। महिला आरक्षण बिल पर जो जंग 27 साल से चली आ रही थी, आधी आबादी को जिस बिल का 27 बरस से इंतजार था, उम्मीदों की लंबी कतार थी, लेकिन अंत में वही हुआ जिसका डर था। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नारी शक्ति के नाम पर सियासत तो खूब हुई, लेकिन जब बात हकीकत की आई तो आंकड़ों की बाजीगरी में महिला आरक्षण का वो सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो गया, जो बिल 1996 से संसद की दहलीज पर जंग लड़ रहा था। वो 2/3 बहुमत की अग्नि परीक्षा में फेल हो गया या फेल कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन के लिए सदन में मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत, करीब 352 वोट जरूरी थे, 352, लेकिन सरकार जादुई आंकड़े से दूर रह गई। बिल गिरा तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में भावुक और तार्किक अपील की। कहा यह बिल संतुलित है और यह हर राज्य और क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है। नारी आरक्षण को राजनीतिक फुटबॉल बनाना बंद कीजिए। बिल तो गिर गया, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, क्या भारत की आधी आबादी को उसका हक पाने के लिए और कितना साल इंतजार करना होगा? 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। जिसका अंदेशा था वही हुआ। सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देना था, लेकिन ये बिल आंकड़ों की पेचीदगी में अटक गया। वोटिंग के दौरान 528 सांसद मौजूद थे। बिल के पक्ष में 298 वोट थे, इसके खिलाफ 230 वोट। जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिला, यानी 352 वोट नहीं मिले, और लोकसभा स्पीकर ने इस तरह महिला आरक्षण के लिए संशोधन प्रस्ताव गिरने का ऐलान किया। 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में चर्चा का जवाब दिया। बिल पर परिसीमन पर कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा, ट्रिपल तलाक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष चुनाव में जहां जाएगा वहां महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। इससे पहले शाह ने कहा कि जाति जनगणना के नाम पर भ्रम फैलाने की भी कोशिश हुई। शाह ने बताया कि देश में नया कास्ट सेंसस शुरू हो चुका है। जहां तक परिसीमन का सवाल है, तो इससे किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्ष नॉर्थ और साउथ को लेकर गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं। टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है। उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं।
जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। सदन में अमित शाह से पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार पर बिल के नाम पर देश की जनता और महिलाओं को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। आरोप लगाया कि ये बिल ओबीसी दलित समुदाय के खिलाफ था। Where are the OBCs? Where are the Adivasis? Top bureaucracy of this country. आपका गलती है. You call OBCs Hindus. You call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. तो एक तरफ आज जब ऐतिहासिक बिल पर बहस चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आज संसद में ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल पर हो रही चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा और उन्हें चाणक्य से भी आगे की सोच रखने वाला बता दिया, जिसका जवाब आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ करके दे दिया। देखिए। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए।